सबके जाने के बाद उन्होंने विराट को कॉल करके बुला लिया और उसे पिछले रास्ते से घर के अंदर ले आई। फिर उसे सानिया के रूम के पास लाकर उसे वो खिड़की दिखाई जिससे वो अंदर जा सकता था, जो उन्होंने पहले ही खोल दी थी। विराट ने उन्हें इशारे में थैंक यू कहा तो वो उसके सर पर हाथ फेर कर एक तरफ आ गई और निगरानी में लग गई कि अगर घर का कोई सदस्य आ भी जाए तो उसे सानिया के पास जाने से रोक सकें। सानिया अपने कमरे में उदास सी बैठी थी। जल्दी ही शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। उसका दिल तड़प रहा था क्योंकि इसके बाद वो विराट से मिलने की आखिरी उम्मीद भी खो देने वाली थी। अचानक से उसे कोई आहट सुनाई दी। वो चौकन्नी होकर इधर-उधर देखने लगी। कल की अपराध की हरकत के बाद उसे पूरा यकीन था कि वो फिर से कोई नीच हरकत करने की कोशिश करेगा। उसने कमरे का कोना-कोना देख लिया। फिर वो खिड़की के पास गई तो पर्दे के पीछे छिपा कोई इंसानी वजूद नजर आया। सानिया का दिमाग खराब हो गया। कल उसने उसे जाने दिया, इसीलिए उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो उसके कमरे तक चला आया। उसने गुस्से में स्टील का एक शो पीस उठाया और पूरी ताकत से उस पर वार कर दिया। आज वो उसे ऐसा सबक देना चाहती थी कि फिर कुछ ऐसा करने से पहले उसकी रूह कांप जाए। इधर विराट ने बहुत दिन बाद उसे देखा तो उसकी नजरें उस पर से हटी ही नहीं। वो बेहद उदास थी, लेकिन इसके बावजूद वो उसे हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही थी। वो कुछ पल उसे जी भर के निहार लेना चाहता था, लेकिन अचानक से उसे सानिया की हरकतें कुछ अजीब सी लगने लगी, क्योंकि वो अचानक से उठकर इधर-उधर देखने लगी थी जैसे कुछ ढूंढ रही हो। फिर उसने जब उसे शोपीस उठाकर आगे आते देखा तो समझने की कोशिश करने लगा कि वो क्या करना चाहती है, और तभी सानिया ने पूरी ताकत लगाकर उस पर वार कर दिया। विराट की आंखें हैरानी से फैल गई। वो तुरंत एक तरफ हुआ, वरना आज मरना तय था। सानिया का निशाना मिस हुआ। उसने फिर वार करना चाहा, तब तक सामने वाले इंसान ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, वरना जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। सानिया गुस्से में फुफकारी, तुम्हारे इतने खतरनाक तेवर देखकर तुम्हें छोड़ने का रिस्क मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, सामने वाले इंसान ने फुसफुसाकर कहा। तो सानिया ने झट से उसकी तरफ देखा। जिस चेहरे को अब तक अपराध समझकर उसने देखना भी गवारा नहीं किया था, वो उस इंसान का चेहरा था जिसे वो बेपनाह मोहब्बत करती थी। उसने खुद को यकीन दिलवाने के लिए अपना हाथ आगे किया और धीरे से विराट के चेहरे को छू लिया। वो सच में वहां खड़ा था। उसके लिए ये यकीन करना मुश्किल था। विराट भी शायद उसकी आंखों के भाव समझ गया था, इसलिए उसने हल्का सा मुस्कुराकर उसकी हथेली थाम ली और उसकी उंगलियों को होंठों से लगा लिया। विराट, सानिया के मुंह से ये लफ्ज निकले और इसी के साथ आंखें छलक उठी। हाथ में पड़ा शोपीस छूटकर नीचे जा गया। थैंक गॉड मेरी शक्ल याद है अब तक, विराट ने धीरे से कहा और उसे छोड़ दिया। सानिया पलक झपकते ही उसके सीने से जा लगी। विराट ने भी उसे बाहों में भर लिया। उसे सामने पाकर सानिया की अब तक की जमा सारी हिम्मत गायब हो गई और दिल के दर्द ने आंसुओं की शक्ल ले ली। विराट भी उसकी हालत समझ रहा था, इसलिए उसने कुछ देर उसे रोने दिया। उसका दिल भी तो भराया था। इतने दिन उसके बगैर कैसे गुजारे ये वो ही जानता था। कुछ देर बाद जब सानिया का मन हल्का हुआ तो उसे होश आया। वो झटके से उससे अलग हुई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सवाल तुम पूछ रही हो? विराट ने हल्की नाराजगी से सवाल किया तो सानिया ने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था विराट, चले जाओ यहाँ से। तुम्हें लिए बिना मैं कहीं नहीं जा रहा, विराट आराम से बोला और उसके बिस्तर पर बैठ गया। तुम समझ नहीं रहे, कुछ दिनों में मेरी शादी है, सानिया ने खुद को सख्त बनाते हुए कहा। लेकिन अंत तक आते आते उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। अब बबरार के साथ वो तो नहीं होने वाली, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा। अगर कोई अच्छा लड़का होता तो सेक्रीफाइस के लिए सोचता भी, लेकिन उस कमीने अबरार के लिए तो मैं अपना एक नाखून भी ना दूं। तुम तो जिंदगी हो मेरी। विराट अब भी बेहद शांत था। उसने सानिया को भी खींचकर अपने पास बैठा लिया। अब कुछ नहीं हो सकता विराट, सब खत्म हो चुका है। कुछ नहीं बचा जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। सानिया की आवाज़ फिर भारी हो गई। विराट ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखकर बोला, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है सानिया, तुम भी वही हो, मैं भी, और हमारी मोहब्बत भी। ये अलग बात है अब तुमको मुझ पर और मेरी चाहत पर भरोसा नहीं रहा, या यूं कहूँ कि तुमने मुझे कभी इस काबिल समझा ही नहीं कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। ऐसा नहीं है, सानिया कहकर चुप हो गई तो विराट उसके करीब आया। फिर क्यों नहीं बताया तुमने मुझे कुछ भी? सब कुछ अकेले क्यों सहते रही? क्योंकि ये सज़ा मेरी है, मुझे अकेले ही काटनी है। और वैसे भी मैं तुम्हें क्या बताती, यही कि मैं धोखेबाज हूँ। तुम्हारी चाहत और भरोसे के बदले में मैंने तुम्हें बेवफाई का इनाम दिया है। तुमने जिस लड़की के लिए अपना सब कुछ छोड़कर दर दर की ठोकरें खाई, उस लड़की ने अपने घर वालों के आगे घुटने टेक दिए, तैयार हो गई किसी और के साथ घर बसाने के लिए। कैसे बताती तुम्हें मैं, किस मुंह से तुमसे कुछ कहती? सानिया फिर रो पड़ी। वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन विराट को अपने सामने देखकर उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे।
विराट ने उसे गले लगा लिया। तुम्हें कुछ और कहने की जरूरत नहीं थी सानिया, बस तुम एक बार अपनी मजबूरी बता देती, मैं पूरी दुनिया से लड़ जाता तुम्हारे लिए। खैर अब भी कुछ देर नहीं हुई है, मैं आ गया हूँ यहाँ, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। अब कोई फायदा नहीं है विराट, हमारी किस्मत में एक होना लिखा ही नहीं है, सानिया उससे अलग होकर बोली। मैं ऐसी किस्मत को नहीं मानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। बस तुम मेरा साथ दो। विराट का लहजा गंभीर होने के साथ साथ मजबूत भी था। उसके जुनून को देखकर सानिया डर गई। वो नहीं चाहती थी कि विराट इस आग में कूदकर खुद को कोई नुकसान पहुंचा ले। तुम क्या चाहते हो, मैं अपने परिवार वालों के सपने, उनके मान सम्मान को ठोकर मारकर तुम्हारे साथ चल दूं? आई एम सॉरी, ये मुझसे नहीं होगा, सानिया ने खुद को मजबूत करके कहा। तो विराट को भी गुस्सा आ गया। किन घर वालों की बात कर रही हो? वो जो जानबूझकर तुम्हें उस अबरार जैसे इंसान के हवाले करना चाहते हैं? ऐसे घर वालों की मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम रह सकते हो किसी की परवाह किए बिना, मैं नहीं। बस भी करो, जिद करना सानिया, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारा साथ पाने के लिए आया हूँ। तुम साथ दो तो मैं सबको मना लूंगा, लेकिन तुमने तो पहले कदम पर ही हार मान ली। मेरी सानिया ऐसी तो नहीं है, वो फाइटर है। उसने चुनौतियों से घबरा कर हार मान लेना सीखा ही नहीं। उसने हमेशा उनसे लड़कर जीतना सीखा है। कभी कभी कुछ चुनौतियां ऐसी मिलती हैं जिंदगी में, जिनके आगे हारना ही सबसे बेहतरीन विकल्प होता है। उसके लफ्जों में निराशा थी। हार मानना कायरों का काम है और मैं कायर नहीं हूं, ना ही तुम्हें कोई कायरतापूर्ण काम करने दूंगा। हम एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर तब तक लड़ेंगे जब तक इस रिश्ते के लिए सबकी हाँ ना हो जाए। जब तक मैं तुम्हें हमेशा के लिए जीत नहीं लेता। किस किस से लड़ोगे विराट? अपने पेरेंट्स, मेरे घर वालों, या फिर समाज से? हमारे रिश्ते को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरे घर वाले तो फिर भी पुरानी सोच वाले हैं, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स तो ऐसे नहीं थे ना। लेकिन क्या हुआ, वो भी हमारे खिलाफ हो गए थे। इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। भूल जाओ कि कभी किसी सानिया को जानते थे तुम। इसी में सबकी भलाई है। मेरी मुश्किलें और ना बढ़ाओ, चले जाओ यहाँ से अपने घर। लौटा दो अंकल आंटी को उनका बेटा। अगर वो गलती से भी मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि सही सोचते थे वो मेरे बारे में, मैं तुम्हारे काबिल नहीं थी। सानिया उसके आगे हाथ जोड़ती हुई बोली। तो विराट ने कहा, जब तक तुम मुझे अपने इस फैसले के पीछे की वजह नहीं बता देती, मैं कहीं नहीं जा रहा। सानिया समझ गई कि वो ऐसे नहीं मानेगा। बहुत जिद्दी था वो भी। उसका यहाँ रुकना भी खतरे से खाली नहीं था, इसलिए सानिया ने मजबूरन उसे सब कुछ बता दिया। विराट ध्यान से सुनता रहा, फिर उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। सानिया उसके सीने से लगकर फिर सिसक उठी। इतने दिनों से वो घुट रही थी अंदर ही अंदर, अब जाकर उसका दिल कुछ हल्का हुआ था। सानिया, विराट ने उसका नाम लिया तो उसने उसकी तरफ देखा। आंटी ने तो मुझे इस वो बोल ही रहा था, तभी घर के बाहर दादा जान की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो गार्ड्स पर चिल्ला रहे थे। सानिया उनकी आवाज़ सुनते ही पैनिक हो गई। विराट तुम जाओ, दादा जान आ गए हैं। उसने विराट को धक्का देकर खिड़की के पास लाते हुए कहा। तब तक उसके दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दूसरी तरफ शाम को कबीर घर आया तो प्रिया किचन में थी। इन दिनों वो कभी सना तो कभी चंचल जी से रेसिपीज सीखने की कोशिश कर रही थी। शायद चंचल जी के कहने की वजह से वो सीधे कमरे में चला गया। प्रिया को उसके आने की खबर ही नहीं हुई। वो अपने काम में लगी रही। चंचल जी ने जब बहुत देर बाद भी प्रिया को कबीर के पास नहीं जाते देखा तो वो उठकर उसके पास चली आई। उन्होंने जब प्रिया को उसके आने की खबर दी तो वो जल्दी से पानी और जूस लेकर कमरे में चली आई। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वो और कबीर दोनों चौंक गए। कबीर बाथरूम से जस्ट निकल ही रहा था और शर्टलेस था। कबीर तो उसे देखकर नॉर्मल हो गया, लेकिन प्रिया हड़बड़ी में वहां से मुड़ने लगी। इस चक्कर में उसका पैर डोरमेट में उलझा और वो गिरने को हुई, पर कबीर ने फुर्ती से उसे थाम लिया। प्रिया अभी संभल नहीं पाई थी, ऊपर से अचानक से कबीर के करीब आने से और नर्वस हो गई। इसी में उसके हाथों में मौजूद पानी और जूस कबीर पर गिर गया। कबीर भी इस हमले में संभल नहीं पाया और प्रिया को लेकर नीचे जा गिरा। प्रिया उसके ऊपर गिरी थी। उसने आंखें बंद कर रखी थी, पता नहीं डर की वजह से या फिर कबीर के इस तरह बिना कपड़ों के होने की वजह से। कबीर ने उसे ऐसे देखा तो हल्की सी मुस्कान आ गई उसके चेहरे पर। वो एक हाथ सर के पीछे लगाकर आराम से उसे देखने लगा। मुझे उठना है। प्रिया ने कुछ देर बाद मुंह खोला, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बंद थी। एज योर विश, मुझे तो ऐसे रहने में भी कोई परेशानी नहीं है। कबीर की बात सुनकर उसके चेहरे पर फिर शर्म की लाली आ गई। और शायद तुम भी कंफर्टेबल हो, इसीलिए इतने आराम से लेटी हो। कबीर ने उसके कानों के पास होंठ ले जाकर शरारत से कहा तो प्रिया का चेहरा गर्म हो गया। उसने आंखें और सख्ती से मींच ली। ऐसा ही है ना? जी नहीं, आप हटेंगे तब तो उठ पाऊंगी ना। प्रिया नाराजगी जताना चाहती थी, लेकिन उसकी कांपती आवाज बता रही थी इस वक्त वो क्या महसूस कर रही थी। मैडम गौर फरमाइए, इस वक्त आप मेरे ऊपर हैं, कबीर ने कहा तो प्रिया ने आंखें खोलकर कन्फर्म किया। वो सच बोल रहा था। उसने अपनी बेवकूफ़ी पर अपने सर पर हल्की सी चपत लगाई।
कबीर उसकी हरकत पर फिर मुस्कुरा उठा और उसे लेकर पलट गया। अब प्रिया की पीठ बिस्तर से लगी थी। प्रिया ने हैरानी से उसे देखा। अगले ही पल उसकी आंखें फिर से बंद हो गई, क्योंकि कबीर उसके चेहरे पर झुक रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे कल की किस याद आ गई थी। लेकिन बहुत देर बाद भी जब कबीर ने उसकी उम्मीद के मुताबिक कुछ नहीं किया तो उसने आंखें खोलकर देखा। वो वैसे ही झुके उसके चेहरे को प्यार से देखे जा रहा था। जानता हूँ इस वक्त तुम कुछ और इमेजिन कर रही हो, मेरा भी वही मन है, लेकिन इस बार में नहीं, तुम आगे बढ़ोगी। कबीर ने मन ही मन खुद से कहा। फिर प्रिया को चिढ़ाते हुए बोला, काफी यूनिक तरीका ढूंढा है तुमने पति को जूस पिलाने का। पता है अभी अभी नहाकर बाहर निकला हूँ, सॉरी। लेकिन आपको भी क्या जरूरत थी मेरे पास आने की। प्रिया माफी मांगने वाली थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट देखकर लड़ने के मूड में आ गई। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम गिर रही हो और मैं खड़ा होकर तमाशा देखूं? आई एम सॉरी मैडम, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। फिर क्यों शिकायत कर रहे हैं मुझसे? प्रिया ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। शिकायत कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो थैंक यू बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी इस मेहरबानी की वजह से ही सही मुझे तुम्हारे करीब आने का एक और मौका मिला। कबीर ने फिर अपनी उसी शानदार मुस्कान के साथ जवाब दिया। प्रिया को उसकी बात सुनकर रियलाइज हुआ कि वो दोनों अभी किसी स्थिति में हैं। उसने पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से अलग किया और बाहर निकलने लगी, लेकिन कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप नहा लीजिए, मैं तब तक दूसरा जूस लेकर आती हूँ। प्रिया बिना पीछे मुड़े बोली तो कबीर ने कहा, ऐसे बाहर जाओगी? प्रिया ने खुद की तरफ देखा। उसके कपड़े भी थोड़े गीले और खराब हो गए थे। उसने झेप कर कहा, अच्छा फिर आप बाद में नहाइएगा, पहले मैं जाकर चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी किचन में जाना है। एक काम करते हैं, दोनों साथ में चलते हैं, टाइम भी बचेगा और एक दूसरे की हेल्प भी कर देंगे। कबीर ने शरारत से कहा तो प्रिया की आंखें उसकी बेशर्मी और बेबाकी पर फैल गई। उसे सच में कबीर की इस क्वालिटी का जरा भी अंदाजा नहीं था। आप ना ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। उसने उंगली दिखाई तो कबीर ने उसकी उंगली में अपनी उंगली फंसा ली। तुम बार बार क्यों भूल जाती हो कि मुझे स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, मैं तो हमेशा से ही स्मार्ट हूँ। फिलहाल ये बातें छोड़ते हैं और जल्दी से चलकर नहा लेते हैं। वो फिर से उसी टॉपिक पर था। उसके होठों पर दबी सी मुस्कान थी और आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। हाँ हाँ, वेरी फनी, बट मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए चुपचाप से यहीं खड़े रहिए। प्रिया ने अपने कपड़े निकालते हुए कहा और बाथरूम में घुसकर उसका दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया, मानो वो सच में घुस जाएगा। बड़े आए, सबके सामने तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इनसे शरीफ इस दुनिया में कोई नहीं है, और अकेले में? प्रिया थोड़ी तेज आवाज में बड़बड़ाई तो कबीर ने बाहर से कहा, सब में और तुम में फर्क है ना, जो तुम्हारे साथ कर सकता हूँ सबके साथ थोड़े ही ना करूंगा। हे भगवान! प्रिया उसकी बात सुनकर चीखी तो कबीर फिर हंस पड़ा। प्रिया चेंज करने लगी, साथ ही मन प्रार्थना करती जा रही थी, प्लीज मेरे पहले वाले सुपरमैन लौटा दीजिए भगवान जी, मुझसे इनका ये वर्जन नहीं झेला जाएगा। ऐसी ऐसी बातें और हरकतें करने लगे हैं कि मैं पागल हो जाऊंगी। दूसरी तरफ सानिया ने विराट को खिड़की की तरफ धकेलते हुए कहा, विराट विराट तुम जाओ, दादाजान आ गए हैं, आने दो, उनसे भी मिल लेते हैं। विराट ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा तो सानिया धीमी आवाज में चिल्लाई, पागल हो, अगर तुम उनके सामने गए तो वो तुम्हारे साथ ना जाने क्या करेंगे। उन्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है और मुझे मेरी मोहब्बत प्यारी है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। इसके लिए मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी, वो तुम्हें इस तरह ब्लैकमेल करके डरा नहीं सकते। विराट ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं उनसे नहीं डरती विराट, बस अपनी अम्मी को खोने से डरती हूँ। मैं उन्हें इस हालत में कोई भी तकलीफ नहीं देना चाहती, इसके लिए मुझे अगर कुर्बान भी होना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। सानिया ने खुद को मजबूत करके कहा, फिर उसे धक्का देने लगी तो विराट ने कहा, पागल लड़की, तुमने क्या मुझे स्पाइडरमैन या बैटमैन के खानदान का समझ रखा है कि खिड़की से लटक जाऊं? यहाँ से गिरूंगा तो हड्डियां टूट जाएंगी मेरी। आई एम सॉरी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। सानिया ने अपनी गलती रियलाइज करते हुए कहा, फिर उसे बाहर जाने के और भी तरीके समझाने लगी। एक काम करो, तुम दरवाजे से नहीं, मेरा मतलब है कि विराट ने उसे पैनिक देखा तो उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया और उसकी आंखों में झांक कर बोला, है रिलैक्स, परेशान मत हो, मैं खुद चला जाऊंगा उसी तरह जिस तरह से आया था। सानिया कुछ शांत हुई, फिर अचानक से पूछ बैठी, तुम कैसे आए थे? खिड़की से ऊपर आना तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर यहाँ जान पर बनाई है और मैडम को सीआईडी बनने की पड़ी है। मैं कैसे आया, कहाँ से आया, इन सब में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जानना नहीं है कि मैं यहाँ क्यों आया। विराट ने थोड़ी चिढ़ के साथ कहा तो सानिया ने नजरें झुका ली। उसकी शिकायत जायज थी, लेकिन उसके पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। अब कुछ बोलोगी? तुमने सबकी सोची सानिया, लेकिन इस सब में मेरा क्या, मैं क्या करूं? विराट, अब सब खत्म हो चुका है, इस रिश्ते में हमेशा तुमने सफर किया है। और सानिया की बात पूरी होने से पहले ही विराट बीच में ही बोला, तुम अपने बाबा से बात क्यों नहीं करती? क्या पता तुम्हारे दादाजान जिस बात की धमकी दे रहे हैं वो हो ही ना। आखिर तुम्हारे बाबा बिना किसी रीजन के तुम्हारी अम्मी को क्यों छोड़ेंगे?
सानिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी एक उम्मीद थी, सब ठीक हो जाने की उम्मीद। उसका दिल भर आया। तुम नहीं जानते, यहाँ सिर्फ दादा जान की मर्जी चलती है। सब वही करते हैं जो वो कहते हैं। अगर उन्होंने बाबा को तलाक देने के लिए कह दिया तो वो एक मिनट भी नहीं सोचेंगे। यहाँ सब स्वार्थी हैं, किसी को किसी की नहीं पड़ी। लेकिन एक बार तुम अपने बाबा विराट की बात पूरी भी नहीं हो पाई कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दरवाज़ा खोलो सानिया, बाहर से अम्मी की आवाज़ आई तो सानिया बुरी तरह डर गई। उसने विराट की तरफ देखा जो उम्मीद से उलट नॉर्मल था। उसने सानिया को एक नज़र देखा, फिर वो दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ गया तो सानिया ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। विराट ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो उसने ना में सिर हिलाया। इस पर विराट ने अपनी पलकों को झपकार कर उसे शांत रहने के लिए कहा और दरवाज़ा खोल दिया। पीछे सानिया खुद को उन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार करने लगी जो अम्मी विराट को वहां देखकर पूछने वाली थी। लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब अम्मी ने अंदर आते ही दरवाज़ा बंद किया और विराट से बोली, बेटा बाबा जान आ गए हैं, तुम्हें अभी यहाँ से जाना होगा। ओके आंटी। विराट ने उनकी बात मान ली तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें फ़ोन करूंगी, तुम अपना ख्याल रखना। जी आंटी, आप भी अपना और सानिया का ख्याल रखिएगा और यहाँ की अपडेट देते रहिएगा। विराट ने एक नज़र सानिया को देखते हुए कहा, फिर उनके साथ बाहर चला आया। वहीं सानिया अपनी आंसुओं से धुंधली आंखों से उसे देखती रही। विराट यहाँ इतनी परेशानी उठाकर सिर्फ उसके लिए आया था, लेकिन उसने अपने स्वार्थ में उसे जबरन खुद से दूर कर दिया। इस ख्याल के साथ ही आंखें बरस उठी। अपनी तकलीफ में उसका ध्यान इस बात पर गया ही नहीं कि विराट और उसकी अम्मी एक दूसरे को वहां देखकर इतने नॉर्मल कैसे थे। रज़िया बेगम विराट को भेजने के बाद बहुत देर तक वहीं एक पेड़ के पास रखी बेंच पर बैठी रही। जब शाम की अजान कानों में पड़ी तो उन्हें वक्त का अंदाजा हुआ। वो उठकर अपने कमरे की तरफ चल दी। तभी उन्हें अबरार की आवाज़ सुनाई दी। वो घर के पीछे वाले बरामदे में खड़ा किसी से बात कर रहा था। दूसरी तरफ लड़की की आवाज़ सुनकर वो एक तरफ झुककर उनकी बातें सुनने लगी, क्योंकि विराट ने कहा था कि यहाँ हो रही हर घटना पर उन्हें नज़र रखनी है। क्या पता कब कौन सी बात उनके काम में आ जाए। ये क्या है अबरार, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वीडियो कॉल पर मौजूद लड़की ने खासे गुस्से में कहा तो अबरार ने पूछा, क्या बात है बेबी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम शादी कर रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं गुस्से में क्यों हूँ? लड़की ने कहा तो अबरार को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। रजिया बेगम ने अब तक अपना फोन निकाल लिया था और छुपकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। ओह, तो तुम्हें खबर मिल गई? अबरार ने आराम से पूछा, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर लोगे और मुझे पता भी नहीं लगेगा? और 4 ईयर, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ? उसने कुछ झल्लाहट से कहा। अभी तुमने शादी करने की बात मानी और अभी कह रहे हो कि मुझे छोड़ नहीं रहे। तुमसे तेज तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। तुमने मुझे अपने घर वालों की तरह बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? अरे यार, पहले तुम मुझे कुछ बोलने तो दो, कब से सुनाए जा रही हो? अबरार चिढ़ सा गया। इस वजह से लड़की कुछ नरम पड़ी तो अबरार ने आगे बोलना शुरू किया। मैं ये शादी इसलिए नहीं कर रहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उसे तड़पता देखना चाहता हूँ। उसने मुझे रिजेक्ट किया था, थप्पड़ मारा था। अब उसे पता चलेगा कि अबरार क्या चीज़ है। इस थप्पड़ की गूंज उसे सारी जिंदगी सुनाई देने वाली है। ये बोलते हुए अबरार के चेहरे पर इस वक्त अजीब से शैतानी भाव आ गए थे। इसके लिए शादी करना ज़रूरी है क्या? बदला लेने के और भी बहुत से तरीके होते हैं। हाँ, तरीके तो बहुत हैं, लेकिन तुम तो जानती हो कि अम्मी वो तुम्हें पसंद नहीं करती। वो हमारी शादी कभी नहीं होने देंगी। इस शादी से मेरे दो फायदे होंगे। एक तो उस साने से बदला भी हो जाएगा और उसके बाद कोई और प्रेशर नहीं रहेगा हमारे ऊपर। फिर हम आराम से अपनी लाइफ इंजॉय करेंगे। दूसरा, मुझे अपने बिजनेस के लिए ज़मीन और पैसे मिल जाएंगे जो नाना जान इस शादी के बाद मुझे देंगे। उसने उसे डिटेल में जानकारी दी ताकि उस लड़की को, जो शायद उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसे इस पर यकीन आ जाए। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे धोखा देने की सोचना भी मत, वरना तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। उस लड़की ने धमकी दी तो अबरार अपनी बातों में चाशनी लपेट कर बोला, बेबी तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें छोड़कर कैसे जीऊँगा आखिर? बस बस, ये ड्रामेबाजी और लोगों के लिए बचा कर रखो। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, उस लड़की ने उकताकर कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अबरार ने फ़ोन जेब के हवाले कर दिया और सीटी बजाता अंदर चला गया। जबकि रज़िया बेगम हैरान परेशान वहीं खड़ी रह गई। वो इतना तो जान गई थी वो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन वो इतना घटिया निकलेगा उसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था। वो पहले ही इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी, अब तो वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी का निकाह उसके साथ नहीं होने दे सकती थी। और अब तो उनके हाथ एक सबूत भी लग गया था। वो वीडियो रिकॉर्डिंग विराट को भेजने लगी। तभी अबरार तेजी से आकर उनसे टकरा गया। उनके हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे जा गिरा और उसकी स्क्रीन पूरी तरह डैमेज हो गई। सॉरी, मैं जल्दी में था इसलिए देखा नहीं आपको। अबरार ने माफ़ी मांगी, फिर नीचे गिरे फ़ोन को देखकर दुखी होने का दिखावा किया
ओह! ये तो खराब हो गया, अब क्या करेंगी आप? रज़िया बेगम ने चौंक कर उसे देखा तो उसने बात सँभाली। मेरा मतलब है आप किसी से बात कैसे करेंगी? रज़िया बेगम ने कुछ नहीं कहा तो वो फिर बोला, आप परेशान मत हों, आपके दामाद के पास बहुत पैसा आने वाला है, जिससे आपको वो एक अच्छा फ़ोन दिलवा देगा। फिर आप आराम से रिकॉर्डिंग करना। रज़िया बेगम समझ गई कि शायद उसने उन्हें रिकॉर्डिंग करते देख लिया था, इसलिए उसे घूरते हुए अंदर आ गई, जहाँ एक और शौक उनका इंतज़ार कर रहा था। दादा जान ने उन्हें बुलाया और कहा, हमने सानिया की सगाई कैंसिल कर दी है। उन्होंने सुना तो खुश होने ही लगी थी कि दादू की अगली बात पर उनका दिल धक से रह गया। कल के डेट पर उनका निकाह होगा अबरार के साथ। ऐसे अचानक से क्यों अब्बा हुजूर? वो सदमे की हालत में इतना ही पूछ पाई। हमने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। नाज़िया को कोई एतराज़ नहीं इससे, और जहाँ तक हमें अंदाज़ा है आपको भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इतनी जल्दी सब तैयारियां भी नहीं हो पाएंगी, और अभी सानिया के बाबा, उन्होंने कहना शुरू ही किया था कि दादा जान ने उनकी बात काट दी। हम सब देख लेंगे, वैसे भी सगाई की तैयारियां हुई ही हैं। रही बात वसीम की, तो अभी सिर्फ निकाह हो रहा है, रुखसती उनके आने के बाद की जाएगी। उसमें वो अपने अरमान पूरे कर लेंगे। अब जाइए, जाकर बाकी के काम देखिए। दादा जान अपनी बात कहकर चले गए। उनके पीछे नाजिया भी मुंह बनाती चली गई, जबकि रजिया बेगम सदमे की हालत में वहीं खड़ी रह गई। उन्होंने अपने शौहर का नंबर डायल किया, लेकिन वो नॉट रीचेबल था। इसलिए उन्होंने विराट को कॉल कर दिया और उसे सब बातें बता दी। उसने सुना तो वो भी परेशान हो गया। सानिया की अम्मी की कंडीशन के बारे में जानने के बाद उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी उन्हें कोई सदमा पहुंचाने की। इसलिए वो कल चुपचाप वहां से लौट आया था, और अभी उन्होंने उसे बताया कि कल सानिया की सगाई कैंसिल करके सीधे उसका निकाह हो रहा है। उन्हें अचानक से शादी की डेट चेंज होने के पीछे की कोई वजह समझ नहीं आई, पर उन्हें ये सब बहुत अजीब लग रहा था। आज से पहले उनके घर में ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन विराट जरूर समझ गया कि शायद दादाजान को डर था कि ज्यादा देर तक कहीं सानिया अपना फैसला बदल ना दे, या फिर उन्हें उसके यहाँ होने की भनक पड़ गई हो। लेकिन उसके दिमाग में बार बार ये बात आ रही थी कि जैसा दिख रहा है सब वैसा नहीं है। कोई तो बात ऐसी है जिसकी वजह से वो जल्दी से ये शादी करना चाहते हैं, लेकिन क्या? आखिर क्या वजह थी इतनी जल्दबाजी मचाने की? सानिया तो तैयार ही थी शादी के लिए। बेटा, क्या बात हुई तुम्हारी सानिया से? वो क्यों है शादी करने को तैयार है? विराट उनके सवाल पर ख्यालों से बाहर आया। इस बारे में उसने कुछ नहीं बताया आंटी। विराट ने झूठ बोल दिया कि आखिर क्या बताता वो उन्हें? जिस वजह को जानने के लिए वो इतनी परेशान है, वो वजह कोई और नहीं, वो खुद है। खुदाया, क्या करूं मैं इस लड़की का? ना जाने कौन सा पागलपन सवार हो गया है इस पर कि खुद ही अपनी खुशियों की दुश्मन बन बैठी है। वो हताश हो गई थी। उन्हें पूरी उम्मीद थी विराट से मिलने के बाद सानिया अपना फैसला जरूर बदल देगी, या कम से कम कुछ तो बोलेगी कि वो लोग कोई हल निकाल पाएं। लेकिन आज उनकी ये उम्मीद भी टूट गई थी। आंटी, मैं कुछ करता हूँ, आप परेशान मत हो। विराट उनकी मेडिकल कंडीशन से वाकिफ था, इसलिए उन्हें शांत करवाना चाहा तो वो दुखी स्वर में बोली, जिस माँ को पता हो कि उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है, वो परेशान ना हो तो और क्या करे? मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। आप शांत रहिए और अपने साथ साथ सानिया का भी ख्याल रखिए। वो भले ही खुद को नॉर्मल दिखा रही है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा मेंटली प्रेशर वही झेल रही है। विराट ने फिर उन्हें समझाया। उन्होंने धीरे से कहा और फोन कट कर दिया। इधर विराट इस शादी को रोकने का कोई उपाय ढूंढने लगा। जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने गायत्री जी को फोन किया, क्योंकि वो कबीर को परेशान नहीं करना चाहता था और नरेंद्र जी को फोन कर नहीं सकता था। ऐसे में सिर्फ माँ ही याद आई उसे, जो अपनी ममता भरी बातों से उसके बेचैन मन को शांति दे सकती थी। उन्होंने भी तुरंत ही फोन उठा लिया, शायद इसी के इंतजार में बैठी थी। आज याद आई है माँ की, उन्होंने उसे झिड़की दी। विराट उनकी आवाज सुनते ही सिसक उठा तो गायत्री जी घबरा गई। तू रो रहा है क्या? क्या हुआ मेरे बच्चे? कोई परेशानी है? बोलना, कुछ हुआ है? सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ। बहुत हो गई खुद को साबित करने की जिद। मैं तुम्हारे पापा से बात कर लूंगी। मैं भी देखती हूँ कि वो तुम दोनों की शादी कैसे नहीं करवाते हैं। विराट की सिसकियों में तेजी आ गई तो गायत्री जी ने कहा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है बेटा, बताओ बात क्या है? अच्छा सुनो, तुम ये बता दो कि हो कहाँ, मैं और तुम्हारे पापा अभी आ रहे हैं। नहीं माँ, आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। विराट को अचानक से होश आया। मुझसे झूठ मत बोल, अगर ठीक है तो फिर ऐसे रो क्यों रहा है? आपकी याद आ रही थी ना बहुत, इसलिए। जब आपकी आवाज़ सुनी तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। विराट ने झूठ बोल दिया और उनसे नॉर्मल बात करने लगा। फिर काफ़ी देर बाद उसने कहा, अच्छा माँ, एक बात पूछें आपसे? पूछो। उन्होंने प्यार से कहा, कभी इंसान किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाए जब कोई रास्ता नजर ना आए तो क्या करना चाहिए? बेटा, जब किसी मुश्किल का कोई हल नजर ना आए तो फिर उसे भगवान पर छोड़ देना चाहिए। सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करो, वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। और हाँ, दुनिया में ऐसी कोई मुश्किल नहीं बनी जिसका कोई हल ना हो।
बस मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, मन को शांत रखकर सोचो, कोई हल ज़रूर नज़र आएगा। उन्होंने उसकी उलझन सुलझाने की कोशिश की, क्योंकि भले ही वो उन्हें साफ-साफ कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन एक माँ का दिल समझ चुका था कि उनका बच्चा किसी उलझन में है। थैंक यू माँ, लव यू टू बेटा। बस जल्दी से अपने मकसद में कामयाब होकर घर लौट आओ। तुम लोगों के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जी माँ, बहुत जल्दी हो गई है। अच्छा, मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे कुछ काम है, विराट ने कहा तो गायत्री जी ने उसे अपना ख्याल रखने का कहकर फ़ोन रख दिया और मंदिर की तरफ हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे बच्चे का साथ देना, उस पर अपनी कृपा बनाए रखना। विराट ने फ़ोन रखने के बाद कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और सब चीज़ों को फिर से सोचने लगा। अचानक से उसे कुछ याद आया तो उसने फिर किसी को फ़ोन मिलाया और वेट करने लगा। फ़ोन आंसर होने का, भाई मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, उसने फ़ोन पिक होते ही कहा। सामने से कुछ पूछा गया तो वो सब डिटेल उसे शॉर्ट में समझाने लगा। दूसरी तरफ से फिर कुछ कहा गया जिसकी वजह से उसके चेहरे पर सुकून आ गया। इधर प्रिया सबके पास बैठी थी। कबीर आज शाम जल्दी ही घर आ गया था। जब से प्रिया के पेरेंट्स आए थे वो पूरी कोशिश करता था उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने की। सबने खुशनुमा माहौल में शाम की चाय पी। उसके बाद सब बातें करने लगे। अभिनव जी उन्हें अपनी और नरेंद्र जी की दोस्ती के किस्से सुना रहे थे। प्रिया को उनकी बातें सुनकर विराट की याद आ रही थी। उन दोनों के भी तो अनगिनत किस्से थे, मस्ती के, शरारतों के। उसे जब भी ज़रूरत पड़ी थी विराट ने हमेशा उसका साथ दिया था। उसके लिए ना जाने कितनी बार सबकी डांट भी खाई थी, यहाँ तक कि जब कबीर ने उससे ब्रेकअप किया था तब वो कबीर से नाराज़ हो गया था, लेकिन प्रिया को कभी अकेला नहीं छोड़ा। और जब आज उसे उसके साथ की ज़रूरत थी तो वो यहाँ थी उससे दूर। हालांकि उसे इस बात की तसल्ली थी कि रज़िया आंटी उसका साथ दे रही थी। बेटा, कल की पार्टी में आप प्रिया को भी क्यों नहीं ले जाते? चंचल जी ने कहा तो प्रिया ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उसका मूड अभी अच्छा नहीं था, ना ही उसका कहीं जाने का मन था। जरूर ले जाता, लेकिन प्रिया आप लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती है। कबीर ने बिना प्रिया की ओर देखकर जल्दी से बहाना बनाने की कोशिश की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं प्रिया कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे जिससे चंचल जी का शक गहरा हो जाए। वो जानता था कि उन्हें शक था कि उनके बीच अब भी सब कुछ नॉर्मल नहीं है, इसलिए वो जानबूझकर उनसे ऐसे सवाल करती थी। बेटा, कभी कभी हस्बैंड वाइफ को सिर्फ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। आप लोगों की नई नई शादी हुई है, जितना समय एक दूसरे के साथ बिताओगे आपसी समझ पड़ेगी और आपका रिश्ता उतना ही गहरा होगा। चंचल जी बोली। चंचल सही कह रही हैं, जब से हम आए हैं आप लोग हमारे साथ ही तो हो, आपको पार्टी में जाना चाहिए। अभिनव जी चंचल जी के इशारे पर बोले, लेकिन आप लोग हमारे लिए यहाँ हो और हम आपको ही छोड़कर गायब हो जाएं, अच्छा लगता है क्या? कबीर ने कहा, हमारी फिक्र मत करो, हम भी आज चंचल को लेकर बाहर जाएंगे और साथ में कुछ समय बिताएंगे। आप लोग भी साथ चलकर पार्टी के लिए शॉपिंग वगैरह कर लीजिए। समझ आ रही है ना आपके? चंचल जी उसके सवाल का जवाब देने के बाद वापस उसी मुद्दे पर आ गई थी। जी, हम साथ जाएंगे। कबीर ने उनकी बात मानने में अपनी भलाई समझी, क्योंकि वो उन्हें बेवजह शक करने की वजह नहीं देना चाहता था, ना ही ये चाहता था कि वो अपनी ट्रिप पर एंजॉय करने के बजाय उनके लिए परेशान रहें। प्रिया को कबीर पर थोड़ा गुस्सा आया, क्योंकि उसने उससे उसकी मर्जी पूछी ही नहीं। हमेशा की तरह खुद ही फैसला कर लिया, लेकिन उसने इस बात को अवॉइड किया और अभिनव जी से बोली, आप लोग और कुछ दिन नहीं रुक सकते? ज़रूर रुक जाते बेटा, लेकिन हमने आपकी माँ से वादा किया है उन्हें कश्मीर घुमाने का। फिर भी हमारी बेटी अगर नहीं चाहती कि हम जाएं तो उसकी खुशी के लिए ये प्लान कैंसिल भी हो सकता है। इट्स ओके डैड, आपको अपना प्लान कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपको मॉम के लिए बहुत कम टाइम मिल पाता है, कबीर ने कहा। प्रिया भी उसकी बात से सहमत थी। वो अपनी खुशी के लिए उनका इतना स्पेशल टाइम खराब नहीं करना चाहती थी। सानिया का घर खूबसूरती से सजा था। दादा जान ने बहुत खास लोगों को ही इनवाइट किया था। निकाह की रस्म शुरू होने वाली थी। सानिया दिल का दर्द दिल में छुपाए नजरें नीचे किए बैठी थी। मन भारी हो रहा था। आंखें छलकने को आतुर थी, जैसे तैसे उसने खुद को संभाल रखा था, जबकि अबरार के चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान थी। अम्मी भी बुरी तरह हताश थी। चाहकर भी वो अपनी बेटी को बर्बाद होने से नहीं बचा पाई थी। ये क्या मनूसत फैलाई है तुमने? निकाह ही है आज, फांसी पर नहीं चढ़ा रहे हैं तुम्हें जो इस तरह की शक्ल बनाकर बैठी हो? नाजिया ने उसे कोसते हुए कहा तो सानिया ने चिढ़कर हमेशा की तरह उन्हें जवाब देना चाहा, लेकिन तभी अम्मी पर नजर गई जो बहुत ध्यान से उनकी तरफ देख रही थी। शायद वहां क्या बातें हो रही हैं ये समझने की कोशिश कर रही थी। उन्हें दिखाने के लिए उसने होठों पर मुस्कान सजा ली, लेकिन दिल फटने को तैयार था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो इस वक्त कितना तड़प रही थी। कुछ समय बाद काजी साहब ने कुरान शरीफ पढ़ा और उसके बाद निकाह के लिए सानिया की रजामंदी पूछी। तो अब तक खुद को मजबूत बनाने में कामयाब सानिया अचानक से बुरी तरह घबरा गई। धड़कनें रुक सी गई, सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा।
उसने अपनी माँ की तरफ देखा, वो इशारे में उसे इनकार करने को कह रही थी। सानिया की आंखें लाख रोकने के बाद भी नम हो गई, कहीं अम्मी उसकी नम आंखें ना देख लें। इसलिए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया तो नजरें दादा जान पर पड़ी, जो उसकी चुप्पी पर उसे बेहद नाराजगी से देख रहे थे। साहब ने दूसरी बार उससे उसकी मंजूरी पूछी तो सानिया ने अपने लहंगे को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया, ताकि उनमें मौजूद आंसू अंदर ही जब्त हो जाएं। फिर भी आंसुओं की धार गालों पर बह ही गई। विराट से पूरी तरह जुदा होने की घड़ी आ गई थी। क्या आपको निकाह कबूल है? काजी साहब ने तीसरी मर्तबा पूछा तो अबरार ने चिढ़ के साथ कहा, तुमसे कुछ पूछा जा रहा है सानिया? सानिया ने एक लंबी सांस भरकर छोड़ी और मुंह खुला, कबूल। सानिया आगे कुछ कहती तभी एक कड़कती आवाज वहां गूंजी। एक मिनट। आवाज सुनकर सबकी निगाहें दरवाजे की तरफ चली गई। रजिया बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दरवाजे पर मौजूद वसीम साहब को वहां देखकर उन्हें तसल्ली हो गई कि अब कुछ गलत नहीं होगा। वहीं दादा जान उन्हें अचानक से आया देखकर चौंक गए, लेकिन फिर जबरदस्ती मुस्कुराकर बोले, अच्छा हुआ आप आ गए वसीम, आज का मुबारक मौका आपके बिना अधूरा लग रहा था। सानिया ने भी आंखें खोल दी, लेकिन पलकें अब भी झुकी ही थी। शायद इसीलिए मुझे इसकी खबर नहीं दी गई। वसीम साहब ने अपने पिता को शिकायती नजरों से देखकर कहा। आवाज इतनी धीमी थी कि उनके पिता के अलावा और कोई सुन ना पाए। दादा जान के माथे पर हल्की सी शिकन आई, फिर वो नॉर्मल हो गए। वहीं अबरार परेशान हो गया। उसने भी सानिया के बाबा की बात सुन ली थी। मुझे आपसे बात करनी है, वसीम साहब ने इस बार भी उतनी ही धीमी आवाज में कहा। तो दादा जान को कुछ खटका, लेकिन उन्होंने अपने होठों पर जबरदस्ती मुस्कान लाकर कहा, जरूर करना, लेकिन अभी निकाह की रस्म हो जाने दो। काजी साहब निकाह पढ़ाइए। एक मिनट, जब तक मेरी बात पूरी नहीं होती यहाँ कोई निकाह नहीं होगा, वो सख्त लहजे में बोले। तो दादा जान नाराजगी जताने लगे। ये सब क्या है वसीम? आप अपनी बेटी की रस्म में खलल क्यों डाल रहे हैं? अच्छा लगता है क्या? काजी साहब, बच्चों का निकाह, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको इतनी जल्दी किस बात की है। पहले आपने मेरे बिना मेरी बेटी की शादी तय कर दी, फिर अचानक से डेट चेंज करके सगाई के दिन निकाह करवा रहे हैं, क्यों? वसीम साहब का लहजा गुस्से की वजह से ना चाहते हुए भी सख्त हो गया था। आप अपने बाप के फैसलों पर शक कर रहे हैं वसीम? आज तक कोई गलत फैसला किया है हमने अपने बच्चों और इस घर के लिए? मैंने भी आज तक आपके हर फैसले पर सर झुकाया है, लेकिन आज बात मेरी नहीं, मेरी बेटी की है। बाप हूं मैं इसका। इसकी जिंदगी से जुड़े हर फैसले के पीछे की वजह जानने का मुझे पूरा हक है। आपको जवाब देना पड़ेगा। वसीम साहब की आवाज़ सानिया के कानों में पड़ी तो उसकी नजरें हैरानी से उठ गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस पिता ने कभी उससे प्यार के दो बोल नहीं बोले थे, आज वो उसके लिए अपने पिता से बहस कर रहे थे। कमाल की बात है ना, जिस बेटे ने कभी हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, आज वो अपने बाप पर सरेआम उंगली उठा रहा है। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। दादा जान ने नया पैंतरा आजमाया। वो दुखी होकर एक चेयर पर बैठ गए। उन्हें ऐसे देखकर वसीम साहब को बुरा लगा, शायद इसीलिए उनका लहजा नरम पड़ गया। आज भी आपसे सवाल करने की हिम्मत एक बेटा नहीं बल्कि उस बेटी का बाप कर रहा है, जिसकी जिंदगी का आज इतना बड़ा दिन है, और उसके बाप को ही इसकी खबर नहीं थी। इस शादी के विषय में हमने आपसे पूछकर ही फैसला लिया था, और डेट बदलने और निकाह का फैसला सानिया के ससुराल वालों ने लिया है, किसी फकीर के कहने पर। आपको खबर नहीं हुई क्योंकि आपका फ़ोन नहीं लग रहा था, लेकिन हमने सानिया से उनकी मर्जी पूछकर ही आज निकाह की तारीख रखी है। वसीम साहब उनकी बात सुनकर सानिया के पास आए और पूछा, क्या यह सच है कि आप अपनी खुशी से यह निकाह कर रही हैं? सानिया कुछ बोलती उससे पहले ही रज़िया बेगम आ गई। इससे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ाई गई है इसको कि ज़ुबान तक खोलने को तैयार नहीं है। मैं तो थक गई पूछते पूछते। उनकी बात पर दादा जान ने उन्हें खा जाने वाली नज़रों से देखा, लेकिन रज़िया बेगम को कब उनकी नाराज़गी की परवाह थी, खासकर कि जब बात सानिया की हो। बोलो बेटा, क्या आप अपनी खुशी से अबरार से निकाह करना चाहती हैं? वसीम साहब ने इस बार प्यार से पूछा तो सानिया का गला भराया, उससे कुछ बोला ही नहीं गया। बाबा कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, बोलती क्यों नहीं? रज़िया बेगम गुस्से में बोली तो वसीम साहब ने उन्हें हाथ दिखाकर रोका। एक मिनट रज़िया, मैं बात कर रहा हूं ना, आप या कोई भी हम बाप बेटी के बीच में नहीं आएगा। सानिया ने तुरंत उनकी तरफ देखा। आज शायद पहली बार उसने उनके मुंह से अपने लिए बेटी का संबोधन सुना था। उसके दिल में एक सुकून सा उतर आया और आंखों में नमी। वसीम साहब ने उसकी हालत देखकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोले, क्या यह सच है कि बाबा ने आपसे ये कहा है कि आपकी अम्मी को कोई बीमारी है, और आपको धमकी दी है कि अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगी तो वो हमारा तलाक करवा देंगे? उन्होंने सानिया से पूछा तो ना सिर्फ अम्मी और बाकी घर वाले बल्कि दादा जान और सानिया भी बुरी तरह चौंके, क्योंकि ये बात सिर्फ उनके बीच थी। फिर वसीम साहब को कैसे पता चला? क्या तेरे बाबा जो कह रहे हैं वो सब सच है? क्या तुम मेरे लिए शादी कर रही थी? अम्मी ने गुस्से में उसे झकझोर डाला।
वो सानिया चाहकर भी जवाब नहीं दे सकी। उनका रिश्ता कभी सहज रहा ही नहीं कि वो अपने दिल की बात उनसे कह पाती। वो भी तो आज पहली बार ही उसके लिए स्टैंड ले रहे थे। वरना सबकी तरह उन्होंने भी तो हमेशा वही किया था जो दादा जान ने कहा। सिर्फ अम्मी ही थी जो उसके लिए किसी की परवाह नहीं करती। दादा जान से तो ना जाने कितनी बार उन्होंने सिर्फ उसके लिए बहस की थी। उस वक्त भी बाबा हमेशा उसकी अम्मी पर नाराज होते थे। यही वजह थी कि सानिया जैसे तैसे समझदार हुई, अपने पिता से दूर होती गई। बेटा बेझिझक के ये अपनी बात, कोई आपका और आपकी अम्मी का नुकसान नहीं कर सकता जब तक आपके बाबा आपके साथ हैं। आपको किसी के बहकावे में आकर जबरदस्ती ये निकाह करने की जरूरत नहीं है। अपने बाबा के इन लफ्जों पर सानिया की पहले से न आंखें छलक उठी। बस यही भरोसा और हिम्मत तो वो हमेशा से चाहती थी जो आज जाकर उसे मिला था। वो कुछ बोलती उससे पहले ही दादा जान चीख पड़े, वसीम। वसीम साहब ने उनकी तरफ देखा तो सही लेकिन कुछ नहीं कहा। तो दादा जान ही नाराजगी और गुस्से के मिले जुले स्वर में बोले, आपको ये सब मजाक लग रहा है? यहाँ अबरार और उनके घर वाले निकाह के लिए आए हैं और आप कह रहे हैं कि निकाह की जरूरत ही नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बेटी को जबरदस्ती ये निकाह करने की जरूरत नहीं है। वसीम साहब शांति से बोले, बात तो वही है ना वसीम, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। दादा जान का गुस्सा अपने चरम पर था। हो सकता हो बाबा जान, इस बात के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक बात तो पक्की है कि मेरी बेटी कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिसमें उसकी खुशी शामिल ना हो। मैं हमेशा आपके फैसलों पर चुप रहा क्योंकि तब उसकी माँ सब संभाल लेती थी, लेकिन अब मेरा बोलना ज़रूरी है क्योंकि इस बार वो अपनी बेटी के हक के लिए कुछ नहीं कर पाई है। शायद इसीलिए आज ये सब हो रहा है। सानिया को अबरार पसंद नहीं है, ये बात मैं जान चुका हूँ, इसलिए मैं उसे इजाज़त देता हूँ इस शादी से इनकार करने की। क्या कमी है अबरार में? अच्छा लड़का है वो। आपने अपनी गोद में खिलाया है उसे। इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं अपनी बेटी को इसके हवाले करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। वसीम साहब ने भी उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया, बस भाई साहब, आप मेरे बेटे की लगातार बेइज्जती कर रहे हैं। आप शायद भूल गए हैं कि अबरार किस खानदान का बेटा है और किसका खून है। अब तक चुप बैठी नाजिया गुस्से में बोली तो वसीम साहब से पहले रजिया बेगम बोल पड़ी, अच्छे खानदान में जन्म लेने से किसी की सीरत अच्छी नहीं हो जाती। जिस दिन तुम अबरार का सच सुनोगी, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्यों? क्या किया है मेरे बेटे ने? नाजिया उनकी तरफ आते हुए बोली। तभी अबरार ने उन्हें खींच लिया। बस करिए अम्मी, क्या जरूरत है उनसे पूछने की मैं कैसा हूं और कैसा हो नहीं। शायद उसे डर था कि कहीं उसका असली चेहरा सबके सामने ना आ जाए। देख लो मेरे बेटे की सीरत, इतना भला बुरा सुनने के बाद भी वो मुझे ही समझा रहा है। लेकिन तुम लोगों को ये बात कहाँ समझ आएगी? तुम्हारी आंखों पर तो अपनी इस बेटी के नाम की पट्टी बंधी है। आप लोग मेरे बेटे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जबकि आपको एहसानमंद होना चाहिए कि आपकी बेटी की करतूतों को जानने के बाद भी हम उसे अपनाने के लिए तैयार हैं। नाज़िया ने फिर ज़हर उगला तो रज़िया बेगम भड़क गई। मेरी बेटी ने अगर कुछ गलत किया भी है तो उसने उस पर पर्दा नहीं डाला है, आपके बेटे की तरह ना ही शरीफ बनने का दिखावा करती है। रही बात इस शादी की, तो इसके लिए आप इसीलिए तैयार हुई हैं कि इसमें आपको फ़ायदा नजर आया है, और अपने बेटे की करतूतों से तो आप भी वाकिफ़ हैं ही, इसलिए एहसान तो जताइए ही मत। बात बहुत बढ़ गई थी। वसीम साहब और उनके भाई अहमद ने सबको शांत करवाया और मेहमानों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगकर उन्हें विदा कर दिया। इसके बाद वसीम साहब ने दादा जान के झूठ के बारे में सबको बताया कि किस तरह उन्होंने सानिया को शादी के लिए मजबूर किया। साथ ही अबरार की सच्चाई भी सबके सामने रख दी और कुछ सबूत जो उन्हें किसी ने मेल किए थे वो सबको दिखाए। कुल मिलाकर सानिया की शादी कैंसिल हो चुकी थी। टू बी कंटिन्यूड।